નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં. હું કિન્નરી. આજે આપણે ચર્ચા કરીશું કોરોના થયા બાદ થતી અને એવી બીમારીઓ વિશે. કોરોના બાદ મ્યુકોરમાઇકોસિસ બીમારીએ દેશભરમાં કહેર વરસાવ્યો છે, જેના કારણે કેટલાક લોકોના મૃત્યુ થયા છે તો કેટલાક લોકોએ પોતાના શરીરના અમૂલ્ય ભાગ ગુમાવ્યા છે. આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં દર્દીના પરિજનોનું બજેટ પણ ખોરવાઈ ગયું છે. કેટલાક લોકોને આ વિકટ સ્થિતિમાં ઇન્સ્યોરન્સના પૈસા પણ નથી મળ્યા. ત્યારે દર્દીઓને યોગ્ય સારવાર આપવાની સાથે સાથે સમાજ પ્રત્યે પોતાની જવાબદારી પૂરી પાડતી હૃદય સે હોસ્પિટલ હંમેશા લોકોની પડખે ઊભી રહે છે. અને આજે પોસ્ટ કોવિડથી ઉદ્ભવતી બીમારીઓ, તેના લક્ષણો અને તેની સારવાર વિશે આપણને માહિતી આપવા માટે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે હૃદય સે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના ચેરમેન સુરેન્દ્ર છાજેલજી. સુરેન્દ્રજી, સ્વાગત છે આપનું સંદેશ ન્યૂઝમાં. થેન્ક યુ કિન્નરી. સુરેન્દ્રજી, કોરોનાના કેસ ઘટી રહ્યા છે, પરંતુ કોરોનાના કેસ ઘટવા ઉપરાંત એક સમસ્યા સામે આવી રહી છે, એ પોસ્ટ કોવિડની સમસ્યા છે. કયા પ્રકારની સમસ્યાઓ ઉદ્ભવી રહી છે અને હૃદય સે કેટલું સજ્જ છે આ समस्याओं માટે? किन्नरी, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत दिनों तक आएंगे और बहुत सारे लोगों में आएंगे. जनरली अपन ये देख रहे हैं कि जो आईसीयू में लॉन्ग ड्यूरेशन रहते हैं उनके लिए ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी है. जैसे ब्रेथलेसनेस है, सांस लेने में दिक्कत है, ये काफ़ी दिनों तक चलती है. तो सांस लेने में दिक्कत है और नया ये जो ब्लैक फंगस की हम जो बात कर रहे हैं वो भी डेवलप होता है. तो पोस्ट कोविड में पेशेंट डिस्चार्ज होने के बावजूद भी रेगुलरली अपना चेकअप करने के लिए अपने रेस्पेक्टिव डॉक्टर के पास उनको रेगुलरली जाना चाहिए. ये इस चैनल के माध्यम से मैं सबको आग्रह करता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस में मोस्ट ऑफ दी पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन आती है वो ब्रेथलेसनेस, सांस भर जाती है या सांस ले नहीं सकते और काफ़ी दिनों तक उनको ऑक्सीजन की सपोर्ट इवन घर पे देनी पड़ती है. બિલકુલ. અને જે પ્રમાણે સામે આવી રહ્યું છે, આપે જે પ્રમાણે કહ્યું, બ્લેક ફંગસના કેસીસ સામે આવી રહ્યા છે, વ્હાઇટ ફંગસ પણ જોવા મળી છે અને યલો ફંગસ પણ જોવા મળી છે. ત્યારે મ્યુકોરમાઇકોસિસ આ જે સમસ્યા છે, કોવિડ પછી કોરોના થયા બાદ કેટલા સમયે ઉદ્ભવતી સમસ્યા છે અને કયા પ્રકારે સારવાર કરવામાં આવે છે? जनरली 1 to 15 डेज के अंदर वी फाइंड कि म्यूकोरमाइकोसिस डेवलप हो रहा है और वो उसका इंडिकेशन जैसे ही आपको मालूम पड़ा आप इमीडिएटली अपने रेस्पेक्टिव डॉक्टर के पास आप जा सकते हो और इनिशियल स्टेज में ही अगर इसकी ट्रीटमेंट चालू करें तो वी कैन गेट कम्प्लीटली रिड ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस. બિલકુલ. મ્યુકોરમાઇકોસિસ બધા જ કોવિડ દર્દીઓને થાય છે એવું જરૂરી છે? No. It is not there in all the COVID patients. Generally in COVID it is म्यूकोरमाइकोसिस किन्नरी पहले भी था. इट इज़ नॉट दैट कि ये कोविड आने के बाद ही आया है, बट येस कोविड में क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत दिनों तक चलती है, प्लस हैवी एंटीबायोटिक्स अपने स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं मेडिकेशंस के कारण, अभी साइंस का ऐसा मानना है कि देयर आर मल्टीपल रीजन में मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इवन स्टेरॉइड्स एक रीजन है, प्लस जो रेगुलरली जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो एक रीजन है. यहाँ तक अभी कुछ डॉक्टर्स का ये मानना है कि मल्टीपल मास्क पहनने से भी म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना. उसका रीजन क्या है? वो ह्यूमस मुंह पे ह्यूमस हो जाता है और कंटिन्यूसली वो मास्क पहनने से भी एक बहुत बड़ा चांसेस है कि आपके यहाँ ये डेवलपमेंट हो सकता है. तो देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट. બિલકુલ. અને મ્યુકોરમાઇકોસિસ માટે હૃદય સે હોસ્પિટલમાં કયા પ્રકારની સુવિધાઓ છે અને સારવાર માટેની? हृदय से म्यूकोरमाइकोसिस का जो टोटल ट्रीटमेंट है वो करता है, राइट फ्रॉम रिमूविंग द ये फंगस. एट द सेम टाइम उनकी जो कंप्लीटली कोर्स होती है वो कोर्स देके पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं. हाल में हमारे पास 20 पेशेंट म्यूकोरमाइकोसिस के हैं. બિલકુલ. મ્યુકોરમાઇકોસિસના કોઈ પણ દર્દી હોય તો તે હૃદય સે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલની અંદર સારવાર માટે થઈને જરૂરથી આવી શકે છે. બિલકુલ. અને અત્યારે જે પ્રમાણે કોરોનાનો જે અસર ચાલી રહી છે, અત્યારે કોરોના ઘટ્યા છે કેસ, પરંતુ હજી એક સમસ્યા એ પણ છે, એક ચર્ચા એ પણ છે કે કોરોનાની થર્ડ વેવ આવશે. શું વિચારો છો આપ એને લઈને? यस, हम लोग फुली प्रिपेयर्ड है. ऐसे गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भी किया है कि आप अपनी बेड की कैपेसिटी बढ़ाइए और इस वक्त इस जो थर्ड वेव में है वो एंटीसिपेशन है कि जो यंगर जनरेशन है या बच्चे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट का चांसेस ज़्यादा है. उसका सिंपल लॉजिक है क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन सबसे लास्ट हुई है और बच्चों की तो वैक्सीनेशन अब तक चालू भी नहीं हुई है. तो देर इज डेफिनेटली ए चांसेस. एट द सेम टाइम आप देख लीजिए लास्ट 1 वीक में जब ये ओपन अप हुआ है थोड़ा
तो पब्लिक इतनी कैजुअल हो चुकी है, आप खुद कवर देख सकते हैं अपने आजू बाजू में कि लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कोविड को, और आज भी हर रेस्टोरेंट के बाहर या पान के गल्ले पे या ऑफिस में उतनी ही भीड़ है। तो चांसेस हम कई ये थर्ड वेव को इन्वाइट करने का एक ट्रायल चालू कर रहे हैं कि वी विल बी शॉर्टली सीइंग ए थर्ड वेव। બિલકુલ આપણે ચર્ચાને તો આગળ વધારીશું, પરંતુ અહીંયા દર્શક મિત્રોને કહી દઈએ કે આપને પણ પોસ્ટ કોવિડની કોઈ પણ સમસ્યાની જાણકારી જોઈએ છે કે સારવારને લગતી કોઈ જાણકારી જોઈએ છે તો આપ આપનો પ્રશ્ન પૂછી શકો છો। આપની ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર કોલ કરો અને આપનો પ્રશ્ન પણ આપ પૂછી શકો છો। સુરેન્દ્રજી, આગળ જો વાત કરવામાં આવે થર્ડ વેવની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે થર્ડ વેવની અંદર જે પ્રમાણે આપે કહ્યું બાળકો અને યુવાનો સૌથી વધારે પ્રભાવિત થઈ શકે છે, આનું કોઈ મુખ્ય કારણ છે? सिंपल रीजन है किन्नरी कि इन दोनों एज ग्रुप में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, एंड दैट इज द ओनली रीजन। एक्सपेक्टेशंस है कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप इस समय ज्यादा अफेक्टेड हो गए, बिकॉज अगर आप सेकेंड वेव में भी आप देखोगे तो फर्स्ट वेव में क्योंकि सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन और उनको वैक्सीनेशन हुआ था, तो सेकेंड वेव में आप देख लीजिए कि यंगर जनरेशन मिड 25, 30, 35 वो लोग ज्यादा इफेक्टेड हुए थे, बिकॉज उनका वैक्सीनेशन इतना नहीं हुआ था। तो ऑब्वियसली थर्ड वेव में एक्सपेक्टेशंस है कि उससे भी यंगर एज जो है, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी इफेक्ट ज्यादा आने वाली है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली वैक्सीन आप इमीडिएटली लीजिए, उसको इग्नोर मत करिए। डोंट बिलीव ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स गोइंग अराउंड। यू प्लीज टेक वैक्सीन, बिकॉज वैक्सीन के कारण ही यूके, यूएस वहां पर आज नॉर्मलसी ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज वेरी ह्यूज, सो वी शुड ऑल definitely go forward and take the vaccination. બિલકુલ, વેક્સિન લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે કોરોનાને નાથવા માટે। તેને પણ થર્ડ વેવની વાત ચાલી રહી છે। થર્ડ વેવની જો વાત કરવામાં આવે તો હૃદયસેની અંદર કયા પ્રકારની તૈયારી જોવા મળી રહી છે, કઈ રીતે સજ્જ છે હૃદયસે આ થર્ડ વેવને નાથવા માટે થઈને? કારણ કે કોરોનાના જે સેકન્ડ વેવ હતો એની અંદર ઘણા બધા એવા પેશન્ટ્સ હતા, કોરોનાના પેશન્ટ્સ હતા કે જેમણે હૃદયસેમાં સફળતમ સારવાર કરાવી છે, ત્યારે થર્ડ વેવ માટે થઈને હૃદયસે કઈ રીતે તૈયાર? हम लोग एक न्यूनेटल सेटअप कर रहे हैं, बच्चों के लिए एक आईसीयू सेटअप कर रहे हैं। उसके अलावा हम टोटली आईसीयू के बेड्स कन्वर्ट कर रहे हैं। वी आर कन्वर्टिंग एंटायर हॉस्पिटल इनटू आईसीयू बेड फैसिलिटी। तो क्योंकि ये बीमारी में आईसीयू ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन बेड ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने हृदय से में 90 बेड्स आईसीयू का कन्वर्ट किया है। उसके अलावा अलग सिटी के अलग अलग एरिया में हम 15 से 20 बेड की ऑक्सीजन बेड की फैसिलिटी खड़ा कर रहे हैं। काफी दिनों से मेरी एक कैंपेन भी चल रही है कि मैं एक परिवर्तन हूं, आप मेरी आवाज बनो। उसमें हमने रिक्वेस्ट किया था लोगों को कि जिनके पास अगर कोई स्पेस है, कोई प्रॉपर्टी है जो खाली पड़ी है, तो उसमें ऑक्सीजन की पाइपलाइन डाल के आप तैयारी करिए। तो ऐसे में बहुत सारे लोग आगे आए थे, जिनके कारण हमने बहुत सारे अलग अलग एरिया में ऑक्सीजन की 20 बेड से लेके 50 बेड की फैसिलिटी खड़ी की है। तो अराउंड अबाउट 200 प्लस बेड्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अहमदाबाद में हम ये ऑक्सीजन के बेड खड़ा कर देंगे। किन्नरी, लास्ट टाइम जो डेथ हुई थी आपने देखा है, हम सबने देखा है और अनुभव भी किया है कि लोगों के पास बेड की सुविधा नहीं मिली थी। ऑक्सीजन ब्लैक में बिक रहा था, 20-20, 50-50 हजार रुपए सिलेंडर बिके थे। तो इस वक्त हृदय से ने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैक्सिमम सोसाइटी को अप्रोच किया है, स्कूल्स को अप्रोच किया है, इवन टेम्पल्स, धर्मशाला को अप्रोच किया है कि आप अपने व्यवस्था में ऑक्सीजन के बेड्स लगाइए, ताकि अगर थर्ड वेव आए तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके। બિલકુલ, આ આપણી ચર્ચા આગળ વધારીશું। અત્યારે સલીમભાઈ જોડાયેલા છે। સલીમભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો। હા મેડમ, આપણે સાહેબ એમ કહે છે કે પીજી એવું આવવાની છે, તો લોકો બહુ એક તો એક ને બીજી માં તો એ પછી અને ત્રીજી માં તો ડોક્ટરો અને સરકાર કહે છે પીજી લઈ આવવાની, તો બહુ ગભરાય છે લોકો, અને મોહલ્લામાં બી બધા લોકો ગભરાય છે કે આ શું થશે શું થશે, એનો અર્થ શું? सलीम भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को सावचेती रखनी है, अपने को अपनी देखभाल रखनी है। देखो, ये एक बीमारी है, महामारी है, पेंडेमिक है। हमको सुविधा के हिसाब से पहले से ही प्लान करके बैठना पड़ेगा। और पब्लिक से आग्रह है कि प्लीज आप गाइडलाइंस को फॉलो करिए, कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करिए रेगुलरली। और जब पूरे सब लोग वैक्सीन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये बीमारी नहीं रहेगी।
બિલકુલ સુરેન્દ્રજી, અહીંયા એક વસ્તુ એડ કરવા ચોક્કસથી માંગીશ, કારણ કે કોરોનાની જે સેકન્ડ વેવ હતો એ અત્યારે પૂરો થવા ઉપર છે એવું કહી શકીએ. કેસીસ ભલે ઓછા થઈ ગયા છે, પરંતુ જે પ્રમાણે અનલોક થઈ રહ્યું છે, જે પ્રમાણે છૂટછાટો આપવામાં આવી છે, પ્રતિબંધો હટાવવામાં આવી રહ્યા છે, લોકો બેદરકાર બનતા જઈ રહ્યા છે. અને જે પ્રમાણે સલીમભાઈએ કહ્યું કે ત્રીજી વેવનો એક ડર પણ લોકોની અંદર જોવા મળી રહ્યો છે. કેટલાકમાં છે, પરંતુ અમુક લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન નથી કરતા, માસ્ક પહેરવાનું પાલન નથી કરતા. ત્યારે એવા લોકોને आप શું કહેવા ઈચ્છો છો? डर के आगे ही जीत है किन्नरी, सिंपल सी बात है. डर रहना बहुत जरूरी है, बट उसके साथ में आप डिसिप्लिन रहिए ना. आप कुछ दिनों तक है ये डिसिप्लिन रहिए. आप जब पूरा सब जगह वैक्सीनेशन हो जाएगा तब आप ये आपका ये जितने भी प्रिकॉशंस है हट जाएंगे, क्योंकि अपने देश में अभी तक वैक्सीनेशन फुल फ्लेज नहीं हुआ है. काफी कम पब्लिक ने अभी तक लिया है. मोर देन 100 करोड़ पब्लिक कि अभी भी वैक्सीनेशन बाकी है. इसीलिए सरकार आपसे आग्रह कर रही है कि प्लीज आप ये कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलोअप करिए. डरने से कोई, पैनिक होने से कोई मतलब नहीं. आप अपना काम करिए, सरकार आपको काम करने के लिए मना नहीं कर रही है, बट वो एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहन के बार बार अपना हाथ धो के आप काम करिए. आपके काम में कोई दिक्कत नहीं होगी. हम इतने टाइम से कोरोना में अपनी सेवा बजा ही रहे हैं, अभी तक हम जिंदा है. तो ये डर मत रखिए कि कोरोना से मर जाएंगे हम. तो डॉक्टर फैकल्टी है, नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, वो तो रेगुलरली काम कर रही है कोरोना पेशेंट के साथ, बट सावधानी रख के काम कर रही है, इसलिए वो इफेक्टेड नहीं है. तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप जो भी बिजनेस में हो, डरने का नहीं, उसके साथ में प्रिकॉशन के साथ आप काम करिए. हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे. બિલકુલ મુસીબત સે બહાર નિકલ જાયેંગે. અત્યારે જયેશભાઈ આપણી પાસે જોડાયેલા છે આપણી સાથે. જયેશભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. હા, પટેલ જય બોલો, ગાંધીનગરથી. જી, આ કોરોના કાળમાં અત્યારે જે આપણે સેકન્ડ વેવમાં જે સામનો કર્યો કોરોના કાળનો, એમાં એ કોરોના કાળનો સામનો કરે, એમાં સરકાર દ્વારા, તંત્ર દ્વારા ક્યાંય સુવિધા કે માળખાગત સુવિધા મળતી નથી. ખાલી માસ્કના નામે દંડ ઉઘરાયા. એ રીતે જો આમનું આમ ચાલી જશે તો આપણે 14,500 જેટલા કેસ આવ્યા અને એ જ કેસનો આપણે વધારેમાં વધારે સામનો કરવો પડશે. તો એ માટે સરકાર દ્વારા કેટલી નવી હોસ્પિટલ ઊભી કરવામાં આવી, કેટલા કોવિડ કેર સેન્ટર ઊભા કરવામાં આવ્યા, એ જનતા જાણવા માંગે છે. सर, पहले तो मैं सरकार का पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूं. मैं आपको खाली इतना ही बोलना चाहता हूं साहब, ये सब अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं पिछले 2-3 महीनों से मैं रेगुलरली बात कर रहा हूं कि अपने इंडिया में इतने सारे मंदिर है, धर्मशालाज हैं, स्कूल्स हैं, सोसाइटी हॉल्स हैं, उनमें सब में ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाइए. हम अगर थर्ड वेव आ भी जाए तो सक्सेसफुली इसको टैकल कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया है उनकी प्रॉपर्टी के साथ में. इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि करीबन 200 से 500 बेड हृदय से ऐसी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ के ये काम कर रहा है, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को बचा सके. और अगर बेड की कमी पड़ी हॉस्पिटलों में तो ये बेड सब उपयोग आएंगे, बिकॉज वहां ऑक्सीजन की सप्लाई है. मैंने तो इतने सारे बेड्स इकट्ठे की व्यवस्था कर दी है कि अगर मुझे वेंटिलेटर भी लगाना पड़ा तो उस जगह पे मैं जाके वेंटिलेटर भी लगा सकता हूं, बिकॉज मैंने ऑक्सीजन की सेंट्रल पाइपलाइन ही डाली है. तो ये चैनल में अगर जो भी भाई चाहता है कि समाज का काम कुछ करना चाहता है वो और उनके पास प्रॉपर्टी है तो मुझे अप्रोच करिए. मैं 100% उनकी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर सकता हूं ऑक्सीजन बेड के साथ. કોરોના બાદની સમસ્યાઓ વિશે આપણી સાથે અત્યારે જોડાયેલા છે હૃદય મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના ચેરમેન સુરેન્દ્ર છાજેરજી. સુરેન્દ્રજી, ચર્ચાને આપણે આગળ વધારીએ. કોરોના સમયે પહેલી વેવ અને બીજી વેવ બંને સમયે અમે જોયું છે કે કોરોનાના આપના જે પેશન્ટ્સ હતા એમને આપે કોરોનાથી સાજા થયા બાદ પણ તેમના ઘરે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી છે. ત્યારે સર્વિસ એટ હોમ જે આ વખતે આપ લઈને આવ્યા છો, શું છે? किन्नरी, बेसिकली कोविड या नॉन कोविड, स्पेशली ये दोनों लोगों में होम सर्विसेज की बहुत इंपॉर्टेंस है. हॉस्पिटल में एक बेसिकली एक मेंटेलिटी ऐसा हो जाता है कि कोविड में लोग 1-2 महीना तक हॉस्पिटल में रहे. तो ऐसे लोग, हम बहुत सारे पेशेंट को घर भेज देते हैं कि घर पे आप बाकी की, जैसे एग्जांपल किसी का 2 लीटर का ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग रखते ही नहीं ऐसे पेशेंट को. हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं और वो सुविधा उनको घर पे देते हैं ताकि वो घर के एटमॉस्फेयर में जल्दी से जल्दी रिकवर हुए. इसके अलावा नॉन कोविड का बहुत बड़ा सेगमेंट मेरे पास है, जिनको कोविड नहीं है, जैसे जिनकी डायलिसिस चल रही है या कैंसर पेशेंट है या कोई तरीके से बेड रिडन पेशेंट है. वो पेशेंट मेरे पास बहुत सारी फैमिली से अटैच्ड है जो ये हॉस्पिटल एट होम कॉन्सेप्ट में है. आपको पूरा सेटअप हम करके खड़ा करके देते हैं आपके घर में ही.
यहाँ तक आज कि हम आपको घर पे वेंटिलेटर भी लगा सकते हैं ऐसे पेशेंट के लिए। तो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड स्पेशली कोविड के समय आई है, क्योंकि ये पेशेंट नॉन कोविड थे, वो कोविड कोई भी तरीके के हॉस्पिटल में जाने में रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ऐसे दर्दियों ने हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दर्दी आए हैं जिनको हमने पूरा सेटअप खड़ा करके दिया है उनके घर में, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट हो, या इवन वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट हो, हमने पूरा आईसीयू एट होम सेटअप करके दिया है लोगों के यहाँ। બિલકુલ, અને ઓક્સિજન બેડની આપે આગળ વાત કરી હતી કે 200 જેટલા જે બેડ છે એ આપ ઉપલબ્ધ કરાવવા જઈ રહ્યા છો, અને કોરોનાની અંદર સૌથી વધારે આ વખતે જે મુશ્કેલી જોવા મળી છે, સમસ્યા જોવા મળી છે, એ ઓક્સિજનની જોવા મળી છે, ઓક્સિજનની કમીની જોવા મળી છે। ત્યારે હૃદય સે ઓક્સિજન ક્ષેત્રે ઓક્સિજનના પેલાની અંદર કઈ રીતે સજ્જ છે, કઈ રીતે સુવિધા પૂરી પાડી શકે? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किन्नरी की मैक्सिमम से मैक्सिमम बेड्स हमें ऑक्सीजन के लिए रेडी बनाने पड़ेंगे। तो मेरी प्रॉपर्टी में मैक्सिमम मैं 100 बेड्स ही लगा सकता था, तो हमने डिसाइड किया कि अहमदाबाद 5 जोन में डिवाइड करके हमने हर जोन में 20 से 50 बेड की व्यवस्था के लिए जगह ले ली, और वहां पर हम कंप्लीटली ऑक्सीजन पाइपलाइन लगा के ऐसे बेड्स इंस्टॉल कर दिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने पुलिस कमिश्नर साहब से मिलके इन्होंने मुझे एक प्रॉपर्टी इनकी जो नरोड़ा में एसपीआरजी है, स्टेट पुलिस रिजर्व फोर्स, वहां पर हमने एक डोम में पूरा एक 15 से 16 बेड का आईसीयू का सेटअप पूरा खड़ा किया है। तो इन केस अगर थर्ड वेव आती है तो पब्लिक की सेवा में वो भी खुल जाएगा, जहां हम मैनेज करके देंगे। ऐसे पूरे अहमदाबाद में कम से कम 200 बेड हम खड़ा कर रहे हैं अलग अलग विस्तार में, जहां पर पब्लिक को हम बेसिक एम्यूनिटी जो ऑक्सीजन है उसकी सुविधा दे सकेंगे, और मेरी डॉक्टर्स और नर्सिंग टीम भी वहां अवेलेबल रहेगी, ताकि वहां पर हम पेशेंट को एक इनिशियल जो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, उसके साथ में ट्रीटमेंट चालू करेंगे। और अगर जरूरत पड़ा तो वैसी जगह में हम इवन बाईपैप या वेंटिलेटर्स भी लगा सकते हैं, उतनी तरीके से सक्षम जगह हमने रेडी की है। બિલકુલ, ઓક્સિજન બેડની તો વાત થઈ ગઈ, પરંતુ તમારું એક બીજું ઇનિશિયેટિવ જે છે એ મહત્વપૂર્ણ છે, ડોક્ટર ઓન વ્હીલ્સ, એ શું છે એના વિશે જણાવશો? सी डॉक्टर ऑन व्हील हमने एक सेवा रूप काम किया है। ये बेसिकली लोअर एंड ऑफ द सोसाइटी के लिए है, जहां मेरी डॉक्टर्स की टीम उस सोसाइटी में जाएगी और बिल्कुल एकदम फ्री वो उन गरीब लोगों का जांच करेगी, ताकि अगर वहां पर उनको मेडिकेशन की जरूरत है तो हमारी टीम वहां पर रहेगी और कंप्लीटली वो सुविधा उनको फ्री में देने वाली है। ये डॉक्टर ऑन व्हील इसी का कॉन्सेप्ट है। हर झोपड़पट्टी बोलो या हर लोअर एंड ऑफ द सोसाइटी बोलो, वहां पर मेरी ये सेवाएं जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क जाएगी वो। બિલકુલ ફ્રીમાં સારવાર કરાવી શકશે કે જે લોકોને સારવાર કરાવી પોસાય તેવી નથી તે લોકો। ત્યારે અત્યારે એક વાત એ પણ આવી છે સામે કે ઇન્સ્યોરન્સ જેના હોય છે કોરોના થયા બાદ પોસ્ટ કોવિડ સમસ્યાઓની અંદર એમના ઇન્સ્યોરન્સ પાસ નથી થતા હોતા, આ સમસ્યાને કઈ રીતે જુઓ છો? ये बहुत बड़ा एक फाइट है, इवन हॉस्पिटल्स ऑल द हॉस्पिटल्स आर फेसिंग, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज ने लिटरली इग्नोर कर दिया है क्लेम्स को, और बहुत सारे पेशेंट बेचारे जो डिस्चार्ज के बाद हमारे पास आते हैं अलग अलग क्वेरीज लेके, तो उसका सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है। तो इसमें हमने एक रिक्वेस्ट आपके चैनल के माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि प्लीज आप ऐसी इंश्योरेंस कंपनियों के अगेन कंज्यूमर फोरम में आप जाइए, बिकॉज बहुत सारी कंप्लेंट्स पेशेंट्स की ऐसी आ रही है कि सर आपको होम क्वारंटाइन हो सकते थे, आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं थी, ऐसा बोल के उन्होंने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। बट उनको ये इंश्योरेंस कंपनी को ये समझना चाहिए कि होम क्वारंटाइन होने वाले बहुत सारे पेशेंट आज आईसीयू में आए हैं और कुछ की तो डेथ भी हो चुकी है। तो हाउ डू ए पेशेंट डिसाइड कि मुझे होम क्वारंटाइन होना चाहिए या मुझे हॉस्पिटल में जाना चाहिए? होम क्वारंटाइन में बहुत सारे पेशेंट की तबीयत बिगड़ी है, बहुत सारे पेशेंट की डेथ भी हो चुकी है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो होम क्वारंटाइन इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से आप डिसाइड करो कि होम क्वारंटाइन हो, इसको होम क्वारंटाइन होना चाहिए था, उसने क्यों हॉस्पिटल में एडमिट किया। दे आर नॉट द बॉडीज टू डिसाइड वेदर दिस पेशेंट रिक्वायर्स होम क्वारंटाइन और नॉट। तो आप प्लीज कंज्यूमर फोरम में जाइए, इन इंश्योरेंस कंपनियों के अगेंस्ट जाइए, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन व्हाट वी कैन गिव इट, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट की डेथ हुई है जो होम क्वारंटाइन थे। બિલકુલ, અને હૃદય સે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલની જો વાત કરવામાં આવે તો કયા પ્રકારની સુવિધાઓ આગામી સમયમાં મળશે પેશન્ટ્સને, અને કયા પ્રકારના આયોજનો આપ કરવા જઈ રહ્યા છો, કયા પ્રકારની ફેસિલિટીઝ આપ હૃદય સે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટીમાં ઊભી કરવા જઈ રહ્યા છો, અને સાથે જ અમારા દર્શક મિત્રોને શું સંદેશ આપવા ઈચ્છો છો? किन्नरी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी ये सबसे जो डिफिकल्ट टाइम है पूरी दुनिया की, वो है कोरोना।
तो मैं चाहूंगा जब तक अपने इंडिया से कोरोना नहीं चला जाए तो मेरी टीम और मेरी कंपनी पूरी कोरोना से ही कनेक्टेड सर्विसेज ऑफर करेगी। और आज हम कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए वी वर द फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड, वहां जहां पर बिल्कुल काउंसलिंग के साथ में पूजा पाठ, योगा, गरबा ये सब होता था, जिसके कारण मेरे यहाँ पर डेथ रेशियो कंपैरेटिवली दूसरी हॉस्पिटल से काफी कम है। रीजन कोरोना का जो फियर था इनिशियल डेज में, आज से 1 साल पहले जो फियर था वो फियर मेरे यहाँ सेटअप में था ही नहीं। बिल्कुल मेरे सेटअप में आपको वो कभी भी दूसरी हॉस्पिटल के जैसे सेटअप ही नहीं था। कंप्लीटली एकदम कैजुअल अप्रोच था और एकदम फ्रेंडली अप्रोच था। पेशेंट के साथ में हमारी टीम बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। इसके कारण मेरे जितने भी पेशेंट है वो बहुत सारी अच्छी यादें लेके गए हैं। एट द सेम टाइम इसमें अब सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट हम जो देख रहे हैं, जो पेशेंट जो ये अभी जो पब्लिक जो यहाँ से डिस्टर्ब हो चुकी है कोविड को रखे, स्पेशली बिजनेस को रखते हुए या उनकी नौकरी जा चुकी है, तो मैं ये चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं सब व्यूअर से या जो बिजनेसमैन है उनसे कि प्लीज आप एक दान करना चाहते हो तो सबसे बड़ा दान अब आज की तारीख में ये होने वाला है कि आप किसी को दान में एक जॉब दीजिए, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू इट। सो मेरी ये मुहिम भी चालू है कि भाई लोगों को जॉब दीजिए और सबसे बड़ा दान उसी को मान लीजिए आप। और प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने કોઈ બી સ્ટાફ को નિકાલીએ મત। જી ખૂબ જ સરસ વાત કરી છે સુરેન્દ્રજી આપે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપનો અમારા દર્શક મિત્રોને આટલી મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપવા માટે। થેન્ક યુ કિનરી, થેન્ક્સ અ લોટ। તો દર્શક મિત્રો અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ બસ આટલું જ। મને રજા આપશો। નમસ્કાર।